दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AK फॉर स्टडी में। तो सभी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर टर्म 2 का सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी से इससे पहले आप लोगों के लिए मैं क्लास 10 का बहुत सारे सब्जेक्टों का सॉल्यूशन करा दिए है, उन सारे वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4 है जो कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले सेट 1 सेट 2 सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। उन सारे वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और आप लोगों के एग्जाम के लिए इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखकर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और तो देखिए दोस्तों हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान को देखेंगे और ये आपका सेट नंबर 4 है। टोटल क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपको टोटल क्वेश्चन इसमें आपको 19 रहता है और आपको टाइम जो दोस्तों 1.5 घंटा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हैंड राइटन है, आप लोगों को चिंता करने का कोई बात नहीं। ये PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी पर। तो देखिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सीमा शुल्क, जिसे हम आयात शुल्क या फिर निर्यात कर कहते हैं। तो सीमा में जो सीमा यानी कि बॉर्डर शुल्क लगता है उसी को हम लोग आयात शुल्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ स्थापना की गई थी, 1854 में मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखे। तो देखिए भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम आपका असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। तो सभी के सभी प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत में दलील व्यवस्था किस प्रकार की है। तो देखिए दलीय व्यवस्था, यहाँ पर दलीय है दोस्तों, ये भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में जो कि बहुदलीय, यहाँ पर बहुत टाइप के दल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में किसी भी निर्णय या फिर सरकार की नीतियों के बारे में जनता जानकारी या रिपोर्ट मांग सकती है, यही भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखे। तो देखिए दोस्तों मुद्रा के कोई 2 कार्य, वस्तु को खरीद सकते हैं मुद्रा से कोई भी चीज़। अगर आपके पास पैसा रहेगा, मुद्रा मीन्स क्या, पैसा, तो आप किसी भी चीज़ को मनमानी चाहे आप खरीद सकते हैं, बिक्री किया जा सकता है मुद्रा से, किसी भी चीज़ को बिक्री भी किया जा सकता है। मतलब क्रय और विक्रय विनिमय प्रणाली को ही मुद्रा कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, व्यापार अवरोध से आप क्या तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों ऐसा कोई भी अनुबंध या ऐसा कोई भी कार्य जो किसी भी व्यक्ति के व्यापार और उसके अन्य क्षेत्रों में कोई रुकावट पैदा करता है, अनुबंध या अवरोध है, तो उसे व्यापार हम लोग अवरोध या फिर अनुबंध कहते हैं, जिससे रुकावट होती है। चलिए अब दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाथ से बने हुए वस्त्र 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। हुए वस्त्रों की 2 प्रमुख तो देखिए हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषता, यह मजबूत होता है और यह टिकाऊ या फिर इस पर किया गया काम बारीक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, संक्षेप में वर्णन करें। तो किस प्रकार नियुक्त किया था। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और साथ ही में कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमशुदा कहा जाता था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। मतलब हम जो हमारे पास जो खनिज है उसका संरक्षण करके रखना आवश्यक क्यों है। तो देखिए खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं खनिज के तौर पर, बहुत सारे एलिमेंट भी हो गया। तो उन सारे तो खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है जिसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मतलब ये बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं दोस्तों, और बहुत दिनों के बाद ये अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में है। और अनवीकरणीय कहने का मतलब वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और खनिज के उत्खनन लागत दर गहराई बढ़ने के साथ
लागत बढ़ती जा रही है और खनिजों की गुणवत्ता कम हो रही है। इसीलिए खनिजों के भावी उपयोग को देखते हुए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। तो इसे आप लोग लिख दीजिएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। तो राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं? देखिए, राजनीतिक दल का निम्नलिखित कार्य है। तो पहला नंबर देखिएगा, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। सरकार बनाना, सरकार भी बनाते हैं और सरकार की शक्ति का उपयोग करना, कानून का निर्माण करना, साथ में विरोध की भूमिका निभाना और जनता के हित में नई नीति एक कार्यक्रम तैयार करना, जनता को कल्याणकारी कार्यक्रम तक पहुंचाना और जनमत संग्रह करना। तो जितने भी क्वेश्चन का आंसर किया गया इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में लिखना है, ताकि स्टेप मार्किंग एग्जाम होगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? देखिए, सजग एवं जागरूक जनता एक अच्छे जनमत लोकतंत्र का रखवाला है और शिक्षित जनता ही राजनीति के प्रति सजग और अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकती है। शिक्षा के अभाव में, देखिए शिक्षा के अभाव में क्या होते हैं दोस्तों, जब शिक्षा नहीं रहेगा तो मतदाता अपने अधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। मतदाता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है और शिक्षा का अभाव लोगों को सरकार के प्रति लापरवाह और उदासीन बना देता है। बिल्कुल सही बात कहा है इसमें। और यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 5, उन्हें सरकार के काम काज में दिलचस्पी नहीं रहती है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, सरकार क्या नियम लागू कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा नीति लागू कर रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता रहेगा तो आप सरकार के पर टांग ही नहीं अड़ाइएगा। सरकार जो मनमानी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण, अगर आपको ऋण लेना है तो ऋण के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से क्या क्या होता है ऋण के लिए। तो देखिए ऋण की शर्त, यानी कि लोन जब लेते हैं दोस्तों, ब्याज दर, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है ब्याज दर, इंटरेस्ट लगेगा लोन लेने पर। समर्थक ऋणधार, और ऋणाधार के लिए समर्थक आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। आवश्यक कागजात, और उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। भुगतान के तरीका, और किस प्रकार से आपको पेमेंट करना, मतलब जो लगता है भुगतान। और ऋण की शर्तें अलग अलग व्यक्तियों या फिर समूहों के लिए अलग अलग हो सकती है। मतलब सबके लिए, अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा, अगर आप एक गरीब आदमी है तो आपको ऋण नहीं के बराबर मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO को के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखे। तो बता दो दोस्तों, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी याद रखिएगा। WTO की स्थापना 1 फरवरी 1995 में की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके उद्देश्य निम्न है: विश्व व्यापार को संगठित करना, सभी राष्ट्रों की हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और निष्पक्षता का ध्यान रखते हुए विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते करवाना। तो चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि लॉन्ग बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद लगभग पूरे विश्व में आर्थिक मंदी फैल गई, जिसका विभिन्न स्रोतों पर प्रभाव पड़ा। और देखिए व्यापार पर प्रभाव, तो व्यापार पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा था दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं का मूल्य गिरने से भारत में गेहूं का मूल्य 50% गिरा था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, काश्तकारी की स्थितियों पर प्रभाव, इसी प्रकार से शहरों पर आर्थिक स्थिति का प्रभाव, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ा था, तमाम चीज़ों के बारे में। वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित हुआ था। तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है, कैसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हम निम्न कारणों से कह सकते हैं कि तानाशाही व्यवस्था की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है। नंबर 1, लोकतंत्र सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देती है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। और तीसरा नंबर पॉइंट, लोकतंत्र में महिला व पुरुष दोनों को समान दर्जा दिया जाता है। और चौथा नंबर, लोकतंत्र में जाति आधारित असमानताओं एवं कुरीतियों का कोई नैतिक एक कानूनी आधार नहीं है। तो बिल्कुल सही बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण और वैश्वीकरण शासन प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है। व्यापार तथा निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुंचाती है। नंबर 1, उदारीकरण उद्योगों को बाजार के अनुसार विस्तृत होने की छूट देती है। नंबर 2, निवेश का उदारीकरण नए व्यवसायों की स्थापना करने में सहायता प्रदान करती है। और इसी प्रकार से आप लोग देखिए नंबर 3,
व्यापार के उदारीकरण का अर्थ अनावश्यक व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने से है, जिससे व्यापारिक देशों के बीच आयात तथा निर्यात सरल हो। उदारीकरण से रोजगार में सृजन होगा। सबसे ज़्यादा फायदा इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को होगा, जैसे सस्ता सामान मिलेगा, गुणवत्ता वाला सामान और चुनाव की समस्या का निदान होगा। यहीं पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर वर्णन करें। तो कृषि के क्षेत्रों में ढांचागत सुधार, प्रौद्योगिकी विकास, बाजार के विस्तार के कारण निवेशों में वृद्धि हुई है। प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात की स्वतंत्रता दी गई है और वैश्वीकरण के कारण कीमती फसलों की खेती में बढ़ावा मिला है। और साथ में और क्या हुआ है देखिए, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति के कारण दुग्ध, खाद्यान्न, मछली और तिलहन उत्पादों में वृद्धि हुई है और सभी देशों के बीच कृषि के नए नए तरीकों को आदान प्रदान हुआ है इसी प्रकार से। और दोस्तों ये आपका सोशल साइंस सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास 10th वालों के लिए। तो आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का लगातार वीडियो पाने के लिए। और स्क्रीन पर सजेस्ट हो रहे इन सारे वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।